नमस्कार। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए रसायन शास्त्र। इसका पहला जो अध्याय है वो है पदार्थ की प्रकृति, यानी द नेचर ऑफ मैटर। इसमें हम देखते हैं कि पदार्थ क्या है। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो है पदार्थ क्या है। तो हम कह सकते हैं दुनिया की कोई भी चीज़ जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाती है। कहने का मतलब कोई भी चीज़ हम उठा सकते हैं, अपने आस पड़ोस कहीं से भी कोई भी चीज़ जो हम अपने हाथों में उठाते हैं या जो ज़मीन पे दिखाई देता है, जो हमसे नहीं उठता है, छोटा कण होता है, जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान का मतलब उसका कुछ न कुछ वज़न होगा, वो पदार्थ कहलाती है। जैसे मिट्टी का एक छोटा कण भी हम पदार्थ कह सकते हैं। किताब है, कॉपी है, कलम है, कीबोर्ड है, लैपटॉप है, मोबाइल है, घड़ी है, यानी जो भी चीज़ें हैं जो स्थान घेरती है, थोड़ा या ज़्यादा स्थान घेरती हैं और जिसमें द्रव्यमान मतलब उसका कोई वैल्यू हो, उसका कोई वज़न हो, चाहे वो वज़न किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो वज़न लीटर में हो सकता है, चाहे वो वज़न किलो में हो सकता है, चाहे वो वज़न मीटर में हो मीटर में तो नहीं, तो वो पदार्थ कहलाती है। उदाहरण के लिए हवा और जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चीनी और बालू, तांबा, लोहा, लकड़ी, पर्वत, खनिज इत्यादि सभी पदार्थ। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं वे सब पदार्थ की बनी होती हैं। यानी और भी दुनिया में जो भी वस्तुएं हम देखते हैं या जो पाई जाती हैं वो सब पदार्थ की बनी होती हैं। यानी कहीं न कहीं उसमें पदार्थ होता है। विदाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कण, हिंदी भाषा में कहें कण के द्वारा ही बनती है। रसायन शास्त्र के अंतर्गत इन पदार्थों के गुणों, इनकी बनावट एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। यानी केमिस्ट्री में इन जो भी पदार्थ का जो होते हैं उनका गुण क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, उसका बनावट यानी किस तरह से उसको बनाया गया है या कैसा उसका बनावट होता है, उस पर, और उसकी संरचना यानी कौन कौन सी रचनाएं उसके अंदर संग्रहित हैं, किस किस रचना और कौन कौन से पदार्थ किस रूप में उससे अटैच्ड हैं, इन सब का विस्तृत अध्ययन रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के माध्यम से किया जाता है। केमिस्ट्री अगर हम अपने शब्दों में कहें तो केमिकल स्टडी इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री, यानी रासायनिक चीज़ों का अध्ययन करना, रासायनिक बातों का अध्ययन करना केमिस्ट्री होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें है पदार्थों की प्रकृति की विविधता एवं उनके अध्ययन की प्रक्रियाएं। पदार्थों की प्रकृति यानी कोई भी पदार्थ का प्रकृति कैसा होता है, वो कैसा होता है, की विविधता, और उसमें भी विविधता कि उसमें कौन कौन सी विविधताएं हैं, क्या क्या समान है, क्या क्या असमान है, वो सारी की चीज़ें, एवं साथ साथ उनके अध्ययन यानी उसके बारे में पूर्ण जानकारी करने की प्रक्रियाओं के बारे में आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, हम अपने आसपास अनेक प्रकार के पदार्थ, पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, लकड़ी की वस्तुएं इत्यादि देखते हैं। इन सब में विविधताएं स्पष्ट नज़र आती हैं। इन सब में विविधताएं यानी अंतर स्पष्ट नज़र आती है। उदाहरण के लिए देखें, पहला है एक ही जाति के पेड़ पौधे लंबाई, आकार, बाहरी बनावट आदि में एक दूसरे से भिन्न नज़र आते हैं। यानी एक ही जाति के, जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी आप देख सकते हैं घर में भी आराम से, कोई भी पेड़ पौधा अगर हम लगाते हैं या इंसान भी है, हम आस पास देखते हैं, तो
जन्म एक समय होता है, जन्म का डेट एक समय होता है, या बीज लगाने की तारीख एक हो सकती है, लेकिन जब वो बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है और जब पौधे का विकास होता है, या कोई इंसान, कोई बच्चा जब जन्म लेता है, जब उसका विकास होता है, तो एक ही समय के सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। उनमें विविधताएं होती हैं, अलग अलग उनका ढांचा होता है, अलग अलग उनके व्यवहार करने का तरीका होता है। पेड़ पौधे की बात करें, एक ही समय में लगाया हुआ पौधा हर तरह का होता है, एक ही नाटा भी हो सकता है, कोई लंबा भी हो जाएगा, कोई ज़्यादा फैलता है, कोई कम फैलता है। तो ये विविधताएं हैं, ये अंतर हैं। कभी भी कोई भी एक पेड़ पौधा ले या कोई भी जीव जंतु ले, कोई भी पदार्थ ले, वो हूबहू 100% एक दूसरे से समान नहीं हो सकता है। छोटे एग्जाम्पल में हम अगर इसको देखें तो हमारे हाथों की उंगलियां, जो कि हमारे शरीर में 2 हाथ होते हैं और 2 हाथ में 10 उंगलियां होती हैं, वो भी आपस में एक समान नहीं होते हैं। उनको उनके कार्यों के अनुरूप प्रकृति के द्वारा डेवलप किया गया है, बनाया गया है, जिसको कि हम चाहकर भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आर्टिफिशियल तो बहुत सारा चीज़ चल रहा है, कर सकते तो उस अलग चीज़ है, लेकिन प्रकृति का जो चीज़ है, प्रकृति की दी हुई जो चीज़ें हैं, उनमें हम किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये उंगली की बात। अगर पेड़ पौधों की बात करें तो एक ही पेड़ का 2 पत्ता, एक ही पेड़ का 2 पत्ता भी एक समान 100% नहीं होता, यानी 100% वो भी एक दूसरे से समान नहीं होता है। इसमें दूसरा ग्रुप दिया हुआ है, 2 मनुष्य आज तक 100% नहीं पाए जाते हैं, ये भी मैंने दे दिया दोनों को करके। अब जैसे इसमें है तरबूज, ककड़ी आदि वंशाई जिनमें बोए जाते हैं, इनमें तरबूज खाने में मीठा होता है तथा उसके भीतर का भाग लाल होता है, लेकिन ककड़ी में मीठापन नहीं रहता। प्रश्न उठता है कि मिट्टी और बालू में उत्पन्न इन पदार्थों के गुणों में इतना अधिक अंतर क्यों और कैसे आ जाता है। तो ये सब बातें हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं किताब में। और इसमें मेन एक और इम्पॉर्टेंट है भोजन। भोजन में जिस नमक की हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी भोजन में जिस नमक का हम लोग हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, वह 2 तत्वों से मिला हुआ है, सोडियम और क्लोरीन। नमक जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग जो खाते हैं, नमक भी कई वैरायटी में मिलता है। कोई आयोडीन युक्त नमक होता है, सेंधा नमक भी होता है, जो कि छोटा छोटा पत्थर के समान और फिटकरी के समान देखने में होता है। उसके बाद काला नमक भी आता है। तो ये सब नमक है। जो नमक तो हम लोग जनरली भोजन में इस्तेमाल करते हैं, वो सोडियम और क्लोरीन, ये 2 के संयोग से बनता है। जब हम देखते हैं तो सोडियम जो होता है वो अति क्रियाशील होता है, जो हवा और जल के संपर्क में आते ही वो जल उठता है, मतलब उसमें आग लग जाती है। सोडियम अगर हवा और जल के संपर्क में आता है तो उसमें आग लग जाती है, जबकि क्लोरीन एक अति क्रियाशील गैस है। गैस जिस पे हम लोग खाना बनाते हैं वो गैस नहीं, मतलब उसी प्रकार का गैस जैसे हम लोग स्प्रे इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो गैस उसमें भी भरा रहता है, या हम कोई पैकेट का सामान लेते हैं उसमें भी कुछ गैसेस होती हैं, हवा होता है उसमें। तो अति क्रियाशील गैस है, मतलब वो बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाला गैस होता है। इसका रंग हरापन लिए पीला होता है तथा इसमें दम घोंटने वाली तीखी गंध होती है। ये देखने में हरापन लिए पीला होता है, ठीक है। तथा दम घोंटने वाली, यानी वो ऐसा गैस होता है अगर सूंघे तो हमारा दम जो है वो घुटने लगेगा, हम ज़्यादा देर उस गैस के महक को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, या यूँ कहें कि उसको डायरेक्ट हम अपनी श्वास नली के द्वारा अपने शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं इन करा पाएंगे।
लेकिन इन दोनों तत्वों के संयोग से बने नमक का इस्तेमाल इतना निरापद होता है कि इसके बिना हमारे जीवन में स्वाद ही नहीं आ सकता। यानी हम कल्पना करें तो बिना नमक के हम सोच नहीं सकते खाना खाने के बारे में, नाश्ता करने के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। इस प्रकार हम देखते हैं कि पदार्थों में विविधताओं के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पदार्थों में विविधताओं यानी अणुओं के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। और जो हम रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र में हमारा सारा अध्ययन इन्हीं पदार्थों की बनावट, इनकी संरचनाओं और इनके जैसा कि मैंने पहले बताया इनके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सा क्या गुण का है तो इससे पता चले कि मामूली सा एक नमक जो हम खाते हैं वो कितनी जहरीली गैस से और सोडियम से मिलकर बनना होता है। सोडियम आप जहाँ तक मुझे याद है जो ग्रामीण परिवेश के पुराने, अभी तो बहुत समय से मैंने देखा हूँ, लेकिन देखते तो पहले भालू का नाच वगैरह चलता था तो उसके साथ एक कलाकार आते थे, पानी में आग लगाते थे, या बहुत सारी मूवी में हम देखते हैं कि समुद्र के ऊपर या पानी के ऊपर आग लगता है। तो हम इन सारी तथ्यों के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि वो सारा सोडियम के थ्रू होता होगा, सोडियम के थ्रू। अब देखते हैं मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य स्वभावतः एक उत्सुक प्राणी है। मनुष्य स्वभावतः यानी स्वभाव से ही वो एक उत्सुक मतलब उसके अंदर एक अजब टाइप की एनर्जी होती है, उत्सुकता होता है किसी भी चीज़ों को सीखने का, समझने का। कोई चीज़ अगर सुनते हैं तो उसके प्रति जानकारी लेने के लिए हम उत्साहित हो जाते हैं। या अगर हम मान लें रोड पे चलते हैं, कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है हमारे आंखों के सामने, तो हमें लगता है कि हम 2 पल ठहर के उसको देखें, उसको समझें, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। या हम पढ़ते हैं, आसपास एक क्लासरूम में पढ़ते हैं, 10-20 बच्चों का वो क्लासरूम है, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानने की उत्सुकता होती है, कुछ बच्चे ऐसे जिनके बारे में जानने की उत्सुकता होती है। तो मनुष्य स्वभाव से ही उत्सुक प्राणी है। वह जीवन के प्रारंभ से ही प्रकृति गोद में छिपे रहस्यों को जानने और परखने का प्रयास करता रहा है। यानी जीवन जब से उसका शुरुआत हुआ तो वो प्रकृति यानी जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, पूरी पृथ्वी है, जो प्रकृति जो अपने आप चलती है, उसके छिपे रहस्य यानी उसके अंदर जो रहस्य छिपा हुआ है उसको जानने, मतलब वो कैसा है, क्या है, और फिर उसको अपने स्तर से परखने के लिए हमेशा प्रयास करता रहा है। और ये प्रयास जब तक ये धरती है, जब तक मानव जाति है, तब तक ये प्रयास चलता रहेगा और रहस्य कभी भी खत्म नहीं होता है। रहस्य कभी भी खत्म नहीं होता है। हम लोग इस धरती पे जो भी किताबें पढ़ते हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, जो भी भौतिक शास्त्र होता है, वो सब प्रकृति के द्वारा ही होता है और प्रकृति से सीख कर ही कोई ना कोई उसको किताबी भाषा में या किसी भी भाषा में आप तक पहुंचाते हैं और फिर वही किताब ग्रंथ बनते जाता है। तो उसके भी अंदर अगर हम जाने का प्रयास करें तो हमें कुछ न कुछ और नई चीज़ें मिलेंगी। तो यही है, यानी प्रकृति के गोद में छिपे रहस्यों को जानने और परखने का प्रयास करता रहा है और अनवरत करता रहेगा। ऐसे अनेक प्रयासों के विवरण पुस्तकों के पन्नों में मिलते हैं। इस संबंध में भारतीयों और यूनानियों द्वारा किए गए प्रयास उल्लेखनीय हैं। और इस संबंध में जो भारतीयों ने जो प्रयास किया है या कहें यूनानियों ने जो प्रयास किया है वो उल्लेखनीय है, जो उल्लेख किया जाता है जल्दी। इनका अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी है। इनका अनुमान था और आज भी हम लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर, हमारा जो जितना भी वस्तु है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। मनुष्य के शरीर की रचना बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, क्षिति जल पावक गगन शरीरा
पंचरचित अति अधम शरीरा। इन पांचों प्रकार के पदार्थों को पंच तत्व कहा गया है। इन पांचों पदार्थों को पंच तत्व कहा गया है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीय। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। इन्हीं कणों को परमाणु कहा जाता है। यानी कि जो भी पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ हम देखते हैं तो वो बहुत से सूक्ष्म कणों से बना होता है। छोटा सा एग्जाम्पल के लिए आप देखें कि रबर सबके पास अभी उपलब्ध होगा। रबर को जब हम देखते हैं और उसको खींचते हैं तो आप देखिए कि उसके आकार में, प्रकार में, विचार में वो परिवर्तित होता है। और जितना उसको फैलाते हैं उसका जो छोटा छोटा जो कण होता है जिससे वो मिलकर जुड़कर बना रहता है वो कुछ रेसे रेसे के रूप में, धारी धारी के रूप में दिखाई देता है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कण से मिलकर ही बना हुआ है। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, कोई भी वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र जो पहनते हैं वो छोटे छोटे धागों को जोड़ कर बनाया जाता है, तब हमारा वस्त्र बनता है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें दो नाम लिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास और महान ऋषि कणाद। यानी इन दोनों ने अपने रिसर्च के माध्यम से ये चीज़ें बतलाई हैं। अगर हमारी पीढ़ी, हमारे लोग चाहें तो प्रकृति के और भी अनगिनत रहस्यों को सुलझा सकते हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा के अलावे भी, पंच तत्व के अलावे भी कोई और चीज़ें मिल सकती हैं, जिसका कि अनवरत प्रयास होता रहता है। और नई नई रिसर्च टेक्नोलॉजी, हायर स्टडीज़ के हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले लोग, इंटर कॉलेज पर हमेशा करते रहते हैं। इतना दूर जाने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अभी 9th क्लास को ही देख रहे हैं। इन सारे प्रयासों में एक बात निर्विवाद रूप से उभर कर सामने आई है, वह यह है कि कुछ ही निर्माणकारी वस्तुओं से अनेक प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है। यानी इन सभी प्रयासों से एक चीज़ जो है उभर कर आती है, मैंने सामने यही चीज़ दिखाई देता है, वह यह है कि कुछ ही, मतलब कुछ ही लिमिटेड निर्माणकारी वस्तुओं से, कुछ ही ऐसे निर्माणकारी वस्तुएं, सारे निर्माणकारी वस्तु नहीं है, कुछ ही ऐसे निर्माणकारी वस्तुएं हैं जिनसे अनेक प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि आज के समय में हम कह सकते हैं प्लास्टिक जब से हम लोगों ने देखना शुरू किया है, प्लास्टिक हमारे जीवन के हर एक क्षण में समाहित हो गया है। चाहे वो हम बात करें अपने शरीर के सबसे ऊपरी भाग, सर से लेकर पैर तक में भी प्लास्टिक का समावेश हो गया है, या वह हमारे भोजन तक में भी प्लास्टिक का समावेश हो चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक एक ऐसा आविष्कार है जो हमारे लगभग हमारे दैनिक जीवन में 80% वस्तुएं, 80%, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, पेन हो, बुक हो, फाइल्स हो, बैनर्स हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में प्लास्टिक, इवन खाने की पदार्थों में भी प्लास्टिक इन कर गया है, जैसा कि चाइना का कुछ रिपोर्ट बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अनुमान मनुष्य द्वारा एकत्र अनुभवों और चिंतनों का परिणाम है। इस अनुमान की पुष्टि में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे कुछ सीमित अक्षरों के मेल से अनगिनत शब्द और वाक्य बनाए जा सकते हैं। कुछ सीमित मतलब लिमिटेड अक्षर यानी क, ख, ग, अ, आ, ई, मतलब जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं स्वर व्यंजन, अनगिनत मतलब शब्द, वर्ड और वाक्य बनाए जा सकते हैं, जो कि अक्सर बनाया जाता है। सिर्फ लोहा से अनेक प्रकार की वस्तुएं, कढ़ाई, कलछुल, तावा, चाकू, भाला, तलवार, तीर, खंती, जो भी कहें, बनाई जा सकती है। सिर्फ 7 प्रकार के रंगों के सम्मिश्रण से अनेक प्रकार के रंग बनाए जाते हैं। सिर्फ 7 प्रकार के रंगों से
जो इंद्रधनुष में दिखाई देता है 7 कलर, जिसको हम लोग कहते हैं वैंजानिया पिनाला। सातों कलर का पहला जो शब्द है वो आ गया वैंजानिया पिनाला, यानी बैगनी, जामुनी, हरा, वैंजानिया पिनाला, पीला, नीला, लाल, इसी तरह से कुछ कन्फ्यूजन होगा तो ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि मानव काल से ही मनुष्य प्रकृति से संघर्ष करता आ रहा है। आदि मानव यानी मानव का जो काल शुरू हुआ था, आदि मानव काल, उस समय से ही मनुष्य जो है वो प्रकृति से संघर्ष, यानी प्रकृति से संघर्ष करते हुए, उससे लड़ते हुए, उससे तपते हुए आज भी संघर्ष कर रहा है। आज भी हमारे देश में कोविड-19 के इफेक्ट से जो वैश्विक महामारी फैली है, तो आज भी हम प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं। और प्रकृति से संघर्ष करने का कारण यह है कि जब भी हम प्रकृति से संघर्ष करते हैं तो प्रकृति की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो छोड़ हम अपना नया इन्वेंट करते हैं, नया इन्वेंशन करते हैं, उसमें केमिकल स्टडीज़ के माध्यम से रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि एक नमक में इतनी जहरीली गैस होती है, तो जब बाकी सारे एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, बनाने की प्रक्रिया करते हैं, तो उससे भी बहुत सारी जहरीली विषैली गैसें लिक्विड्स निकलते हैं, जिससे कि डायरेक्ट प्रकृति ही अफेक्टेड होती है, जिसका कि दुष्परिणाम आज के वैश्विक महामारी के रूप में हम कोरोना के रूप में हम देख रहे हैं। वह प्रकृति के रहस्यों को उजागर कर उन्हें समझने और सुलझाने का प्रयास में सतत लीन है, ताकि उन्हें मानव हित के लिए उपयोग में लाया जा सके। और इन्हीं आविष्कारों का ये भी है कि मानव हित में इसका भलाई हो। जैसे कि हमारे पास मानव हित के लिए आया है किताब है, कॉपी है, घड़ी है, कपड़ा है, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, दुनिया की जो भी चीज़ें आ रही हैं वो मानव हित के लिए आ रही है। यानी मानव जो पहले अपने परिश्रम के दम पर उत्सर्जित करता था, उसके आज के व्यावसायीकरण वाले माहौल में उन सबों को आसानी से उपलब्ध करा देने का एक साधन है। हम लोग उसको जाने नहीं कैसे क्या होता है, बस लें और उसका इस्तेमाल करें। ऐसा रेडीमेड लाइफ हो चुका है। प्रकृति के इन रहस्यों और विविधताओं को सरल और सटीक ढंग से समझाने और उन्हें नियमबद्ध करने के प्रयासों को ही वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। प्रकृति के इन रहस्यों यानी कि जो भी चीज़ें प्रकृति में देखते हैं, जो भी रहस्य हैं, और उनके विविधताओं को यानी उनके अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग गुणों को सरल और सटीक, सरल मतलब आसान से आसान भाषा में, और सटीक मतलब एक्यूरेट, मतलब जितना हो सके सही ढंग से समझाने कि आप तक बात समझे, हम तक बात समझे, और उन्हें नियमबद्ध यानी नियम रूल के साथ करने के प्रयासों को ही, और इस तरह के सारे प्रयास करने को ही वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। जो वैज्ञानिक जो लोग भाभा ऑटोमेट्रेशन वगैरह वैज्ञानिक लोग जो है वो अध्ययन करते हैं। इस संबंध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और इससे जितने भी संबंधित ज्ञान हैं, यानी प्रकृति के रहस्यों को खोजना, उसके बारे में जानना, इन संबंध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। अतः विज्ञान उस विशेष प्रकार के ज्ञान को कहते हैं जिससे किसी विषय का संगठित, क्रमबद्ध और सामान्य बोध होता है। यानी विज्ञान उस विशेष प्रकार के ज्ञान को कहते हैं, यानी विज्ञान उस विशेष प्रकार को ज्ञान को कहते हैं जिससे किसी भी विषय का, यानी कोई भी सब्जेक्ट का संगठित मतलब ऑर्गेनाइज्ड, पूरी तरह से संगठन उसका होना चाहिए, क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक, श्रृंखला के तहत, और सामान्य मतलब जितना आसान से आसान शब्दों में बोध होता है, उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के अध्ययन के क्रम में अनेक प्रकार के प्रयोगों का सहारा लेना पड़ता है। जब हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो अनेक प्रकार के प्रयोगों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि हम बात करें हमारे आसपास जो हम लोग भोजन करते हैं, सब्जी बनता है, तो जैसे
मिर्च है, मसाला है, ये है, वो है। जब आदि मानव काल की चर्चा इसमें एक शब्द का है, तो आदि मानव काल में ये सब चीज़ें नहीं थी। आदि मानव जो इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में ऐसा दिया हुआ है कि आदि मानव थे। उसके बाद कौन कौन मानव हुए जो खाना बनाने के लिए चीज़ों को गर्म करते थे, वगैरह वगैरह चीज़ें थी। तो वो सब प्रयोग पहले मनुष्य अपने आवश्यकता के अनुसार करती थी। यानी एक शब्द कहा जाता था, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जननी है। तो इसमें क्या होता है कि हर पल एक्सपेरिमेंट करना होता है। जैसे कि हम रोड पे चलते हैं, बाइक चलाते हैं, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। उसमें भी अगर हम चाहें तो एक्सपेरिमेंट के तहत हम अपने बाइक को और भी मॉडलाइज कर सकते हैं, और भी उसकी पावर, लेकिन हम लोग उसके अंदर जाना नहीं चाहते हैं। हम लोग को उतनी आवश्यकताएं नहीं होती हैं। हम लोग को रेडीमेड का आदत पड़ गया है। अब कोई भी चीज़ मिले बस यूज करो। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपके आसपास की वस्तुओं से ही वो मिलकर वो वस्तु बना है। आपके द्वारा वो डस्टबिन में फेंका हुआ कचरा से वो बन रहा है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। सब लोग रेडीमेड हो गए हैं। और इसी सब चीज़ों को तैयार करने के लिए हमें प्रयोगों का कहा गया है कि विज्ञान के अध्ययन के क्रम में अनेक प्रकार के प्रयोगों का सहारा लेना पड़ता है। और विज्ञान आज के समय में इतना आगे बढ़ चुका है कि जो कि अब आप समझ रहे हैं कि पहले एक समय था जिस समय मोबाइल नहीं था, आदमी एक दूसरे से मिलना का, एक दूसरे का हाल जानना भी मुश्किल हो जाया करता था। लेकिन अब किसी से मिलना, किसी से बात करना, किसी को देखना बस सोचने मात्र से पूरा हो जाता है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि अब जैसे ही सोचें, मोबाइल को निकालें, उसको तस्वीर देखें, पता चल जाएगा। इनमें बहुत से प्रयोग निष्फल हो जाते हैं, कुछ में आंशिक सफलताएं ही मिलती है, किंतु कुछ प्रयोगों में हमें वांछित निष्कर्ष पर पहुंचा देने की, ये जो भी प्रयोग हम लोग करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्रयोग में हमें उसका 100% रिजल्ट मिले। बहुत सारा प्रयोग ऐसा होता है जो निष्फल, मतलब उसका कोई खत्म हो जाता है, मायने नहीं होता, खत्म हो जाता है। कुछ में आंशिक, मतलब थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, लेकिन कुछ प्रयोग जो है वो वांछित निष्कर्ष पर, यानी जो हमको चाहिए वहाँ तक वो पहुँचा देता है। ऐसा जनरली होता है, जैसे मान के चलिए, मान लिया कोई काम हम नहीं किए और नया हम करना चाहते हैं। जैसे हम लोग मान के चलिए खाना बनाना नहीं आता है, अगर हम बनाने बैठे हैं, मान सब्जी, आलू का सब्जी बना रहे हैं, अगर बनाने नहीं आता है तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के दौरान कभी क्या होता है कि या तो पूरा सब्जी जल गया, बर्बाद, निष्फल, कुछ बना भी तो वो जो टेस्ट आना चाहिए वो टेस्ट नहीं आया, हल्का टेस्ट आया, तो वो आंशिक सफलता। किंतु अगर वो 100% बन के सब लोग जो बैठे हुए हैं खाने वाले सबको अच्छा लगा या हमें भी अच्छा लगा, तो वो निष्कर्ष पे पहुंचना कहलाएगा। किसी भी प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। प्रयोगों के अवलोकनों से कुछ व्यावहारिक तजुर्बे हासिल हों, यानी प्रयोगों के ऑब्जर्वेशन से कुछ व्यावहारिक मतलब जो व्यवहार में लाया जाए वो तजुर्बा, यानी वो नॉलेज, वो अनुभव हासिल हो। प्रयोग से हमें कम से कम इतनी जानकारी मिल जाए कि किसी प्रयोग विशेष के करने से हमें क्या प्राप्त होने की संभावना है। यानी कि जब हम कोई प्रयोग करें तो हमें ये महसूस हो कि हम इस प्रयोग से क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो आज उसके बाद है सस्ती धातु के बहुमूल्य धातु में रूपांतरण के प्रारंभिक प्रयास। इस टॉपिक को आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। जहाँ भी कोई समस्याएं होंगी आप हमसे जुड़े, मैं 100% प्रयास करूँगा कि आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का मान रखूं और उस पर यथासंभव मैं अपना विचार आपको दूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं रासायनिक संयोग के नियम पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ें और प्रयास करें कि जो भी बातें पुस्तकों में दी हुई हैं या जो भी बातें मेरे द्वारा बताई गई वो आप अपने स्तर से समझने का, अपने स्तर से अपने आसपास की प्राकृतिक चीज़ों से देखकर
सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपके अपने कौशल को विकसित करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।